हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएसपी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आज की ताज़ा खबर में 14 दिसंबर के बारे में। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, आज ही के दिन। तो ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने और ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिवर्ष यह कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 समारोह में भाग लिया है। इसके बाद आगे, इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित जन समूह को संबोधित करेगी और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोन्मेषण पुरस्कार 2023 और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं को सम्मानित करेगी। तो याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका मनाया जाता है 14 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और पुरस्कारों का आयोजन भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE जो भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता और इसके संरक्षण का विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार अधिदेशित द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह इस अवसर को संबोधित करेंगे। याद रखिएगा, केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो श्री RK सिंह। केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल और विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल भी उपस्थित रहेंगे। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। ये जो व्यक्ति देख रहे हैं, ये है आपका KS रेड्डी। ये हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो इनके बारे में और भी हम चर्चा करते हैं। तो स्वच्छ शासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस आयुक्तालयों का नेतृत्व करने के लिए अनुभवी पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति किया हो। उसके बाद फिर है कोथाकोटा श्रीनिवास रेड्डी और अविनाश मोहंती की नियुक्तियां कानून प्रवर्तक में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नेतृत्व में एक रणनीति बदलाव प्रतीक है। प्रभावी नेतृत्व के ट्रैक रिकॉर्ड वाले एक प्रतिष्ठित अधिकारी कोथाकोटा श्रीनिवास रेड्डी हैदराबाद पुलिस आयुक्त की भूमिका संभालने के लिए तैयार हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि PM नरेंद्र मोदी ये क्या किए हैं? तो PM नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में AI शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किए हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI सुरक्षा और विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई दिल्ली में भारत मंडपम GPAI शिखर सम्मेलन की शुरुआत की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वार्षिक ग्लोबल पार्टनरशिप GPAI शिखर सम्मेलन 12 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ, जिसमें AI सुरक्षा और विकास चुनौतियों पर महत्वपूर्ण चर्चा पर जोर दिया गया है। अब बात करते हैं आगे। उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया के 29 देशों ने इसमें भागीदारी ली और भारत 2024 में GPAI के लिए प्रमुख अध्यक्ष के रूप में भी बना हुआ है। चीन को सदस्य सूची से बाहर कर दिया गया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में AI में विश्वास बनाने के लिए नैतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को संबोधित करने के महत्व पर बल दिया है। बात करते हैं AI नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ विषयों के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए चर्चा में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिखर सम्मेलन के दौरान खेती और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित मुद्दों की खोज के महत्व पर प्रकाश डाला है। आगे बात करते हैं हम। ये जो दिख रहे हैं, सभी लोग जानते होंगे, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 मोहम्मद शमी, इन्होंने बहुत ज़्यादा विकेट लिया और इनको अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो बहुत ही अच्छी खबर है कि मोहम्मद शमी को BCCI ने अर्जुन पुरस्कार के लिए सिफारिश किया। देश के क्रिकेट बोर्ड BCCI ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की सिफारिश 2023 अर्जुन पुरस्कार के लिए की गई है। यह पुरस्कार
खेल में दूसरे नंबर का पुरस्कार है। पहला पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, दूसरा आपका ये हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। 33 वर्षीय खिलाड़ी ने वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जहां फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार कर भारत दूसरे स्थान पर रहा। शमी के नाम शामिल करने के लिए बीसीसीआई की ओर से खेल मंत्रालय से विशेष अनुरोध किया गया था। अर्जुन पुरस्कार देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, अभी हमने बताया। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये जो दिख रहा है एक मिस्र सैट-2 सैटेलाइट का यहाँ से लॉन्च किया गया है। तो चीन इजिप्ट के साथ मिल करके यह सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है, और चीन ने अफ्रीकी महाद्वीप के देश मिस्र के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने हेतु एक नया स्पेस क्राफ्ट मिस्र सैट-2, मिस्र तो याद रखिएगा मिस्र और चीन है ना, लॉन्च किया है। इसे चीन के लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो गोबी मरुस्थल के पास में, गोबी मरुस्थल एक्चुअली में है मंगोलिया में, तो गोबी मरुस्थल के पास स्थित जिकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। यह ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि काम करेगा। आगे बात करते हैं इसके बारे में। चीन ने मिस्र को सैटेलाइट असेंबली इंटीग्रेटेड टेस्टिंग सेंटर के निर्माण में भी मदद दिया है। चीन ने कहा है कि यह मिस्र के साथ डीप हाईटेक एरोस्पेस सहयोग को बढ़ावा देने की घटना को साबित करेगा। इसके बाद इस सैटेलाइट से कृषि क्षेत्र, राष्ट्रीय संसाधनों, शहरी नियोजन, तटीय परिवर्तन, निगरानी आदि मामलों पर भी मदद मिलेगी। तो अहम बात यह है कि चीन और इजिप्ट के बीच संबंधों में जितनी मजबूती आएगी वह भारत इजिप्ट संबंधों से कहीं न कहीं प्रभावित करेगा। तो भारत इस समय इजिप्ट के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत से मजबूत करने की नीति पर चल रहा है। तो चीन के साथ तो अच्छा व्यवहार रहता नहीं है भारत का, तो इसलिए भारत के साथ भी कुछ व्यापार घट न जाए, इसलिए थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। ये बात करते हैं वेस्ट एशिया की राजनीति के विवादों के समाधान में इजिप्ट की भूमिका काफ़ी प्रभावी रही है। ये देखिए आपका वुमेन इन इंडिया इंक्लूसिव, इसमें बात करते हैं क्या है ये, तो पाथवे टू प्रोग्रेस इन द प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करेंगे। चलिए, इसका है उदयती फाउंडेशन। उदयती फाउंडेशन है क्या कि लिंग भेद बंद करें, ये पहल शुरू किया है, यानी कि जितना मेल जॉब कर रहे हैं उतना ही फीमेल भी जॉब करेंगे, तभी जा करके लिंग भेद नहीं रहेगा, जेंडर गैप नहीं रहेगा। इसके बाद बात करते हैं तो इसमें क्या है, तो उदयती फाउंडेशन ने लैंगिक समानता में बदलाव का नेतृत्व करने और समावेशी कार्यस्थल नीतियों को बढ़ावा देने के लिए लिंग अंतर को बंद करें पहल शुरू किया है। इसके शॉर्ट में CGG। CGG प्लेटफॉर्म ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर 2000 कंपनियों से अनुदैर्ध्य या कंपनी वार डेटा संकलित करके जमा करके ऐतिहासिक मील का पत्थर चिन्हित किया, जो लिंग प्रतिनिधित्व और नीतियों पर एक द्विपक्षीय परिप्रेक्ष्य पेश करता है, यानी कि इस पर चर्चा किया जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है। चलिए आगे बात करते हैं कि लोकसभा यानी कि चालू वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च को मंजूरी दे दी है। तो हमारे वित्त मंत्री कौन है, यही है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री हैं। बात करते हैं इसके बारे में और भी। लोकसभा ने मार्च 2024 में खत्म होने वाले चालू वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च को मंजूरी दे दी है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा मनरेगा और फर्टिलाइजर पर सब्सिडी में इस्तेमाल किया जाएगा। और बात करते हैं कि सरकार ने लोकसभा में वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच में 1.29 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा सकल अतिरिक्त खर्च की मंजूरी मांगी, जिसमें से 70,968 करोड़ रुपये को बचत और प्राप्तियां में समायोजित किया जाएगा। आगे बात करते हैं अनुदान को अनुपूरक मांगों पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सामाजिक कल्याण से समझौता किए बिना राजकोषीय समझदारी सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता है। और भी है कुछ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजकोषीय अनुशासन पर केंद्र की चिंता को उजागर करते वित्त मंत्री ने भारत को अपनी आर्थिक क्षमता को बर्बाद करने से कैसे बचना चाहिए, इस पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि सरकार का ध्यान 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर है, तो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था में हर वर्ग के योगदान को भी स्वीकारा है, यानी कि कोई भी कास्ट के हों, किसी भी कास्ट के हों, तो सबको एक वैल्यू दिया जा रहा है।
आगे बात करें निर्मला सीतारमण, यह भी कहे कि कोविड-19 के बाद सरकार की आर्थिक सफलता भारत के लोगों के कारण है जो अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। तो पता चला भी था कि भी आकार का ग्रोथ किया है भारत आफ्टर कोरोना। हमें बात करते हैं कि हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और गर्व होना चाहिए कि किसान, दलित और ग्रामीण क्षेत्र सहित हर कोई भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। यानी कि स्ट्रीट मार्केट हो या फिर बिजनेस हो या फिर जॉब हो या फिर जो भी हो, सब कुछ मिलजुल करके काम करेंगे तभी जा करके भारत क्या हो पाएगा, विकसित हो पाएगा। अंतिम, पूना वाला हाउसिंग फाइनेंस गृहम हाउसिंग फाइनेंस बन गया है। और बात करते हैं इसके बारे में। टीपीजी कैपिटल एशिया द्वारा अधिग्रहण के बाद एक राजनीतिक कदम में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस ने एक महत्वपूर्ण रिब्रांडिंग की है, जो एक नई पहचान गृहम हाउसिंग फाइनेंस के साथ उभरी है। यह परिवर्तन तब आया है जब टीपीजी कैपिटल एशिया ने साल की शुरुआत में पूनावाला फिनकॉर्प से कंपनी में 99.02% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। नया नाम इसका नाम है गृहम, यानी कि गृह, घर और हम एकजुटता का मिश्रण है। यानी कि घर और एकजुटता का मिश्रण है जो सहयोग और एकता को बढ़ावा देने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे बात करते हैं हम दिवाली अवार्ड, यानी कि ये जो फोटो दिख रहा है किनका है, बान की मून, ये आपका यूएन के पूर्व महासचिव रह चुके हैं। तो इनको दिवाली अवार्ड से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है। तो दिवाली अवार्ड यूएन के पूर्व महासचिव बान की मून 3 राजनयिक को दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इनके बारे में और भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून और 3 राजनयिक को दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से नवाजा गया। ये सम्मान शांतिपूर्ण और सुरक्षित विश्व की खातिर काम करने के लिए हर साल दिया जाता है। बात करते हैं आगे। कूटनीति के ऑस्कर के रूप में प्रतिष्ठित यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अस्थायी प्रतिनिधियों या संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के पूर्व उच्च स्तरीय सदस्यों या जल्द सेवानिवृत्त होने वाले उच्च स्तरीय सदस्य को दिया जाता है। यह निस्वार्थ भाव से सभी के लिए शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया बनाने के प्रयासों के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड की स्थापना दिवाली फाउंडेशन के द्वारा 2017 में यूएसए के द्वारा किया गया था। पूर्व संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को दिवाली फाउंडेशन यूएसए द्वारा आयोजित 2023 दिवाली स्टैम्प द पावर ऑफ वन अवार्ड से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बस 2023 के लिए अन्य पुरस्कार विजेताओं में संयुक्त राष्ट्र में बोस्निया और हर्जेगोविया के पूर्व अस्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत मिस्रदाना कोलाविया और संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण कोरिया के पूर्व अस्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत किम सुक और 72वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और बेलग्रेड प्रिस्टिना संवाद के लिए यूरोपीय संघ के विशेष प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको पसंद आ रहा होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।